Hi everyone, good evening. This is Shrishti from Success Series. We are going to do your class 10 economics chapter 4, some important question and answers from your chapter globalization and the Indian economy. ये चैप्टर की चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी कर ली है. दिस इज़ द लास्ट चैप्टर दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर इकोनॉमिक्स सिलेबस. And as we are doing SST important question and answers so that it helps you in boards, similarly we are going to do important questions, some MCQs and some long answer questions for this chapter. पैटर्न एसएसटी का आप सबको मालूम है. अगर नहीं मालूम है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द न्यू पैटर्न दैट हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय सीबीएसई ऑन विच वी हैव मेड अ वीडियो ऑन सक्सेस सीरीज इटसेल्फ. बाकी के भी डिस्क्रिप्शंस आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वगैरह के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, द लिंक्स टू दी लेसन्स. सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द चैप्टर प्लीज़ गो एंड हैव अ लुक एट इट, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड एनालाइज योर परफॉर्मेंस. तो चलिए हम लोग पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बिगिन करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव: which one of the following organizations lays stress on liberalization of foreign trade and foreign investment? Is it International Monetary Fund? Is it International Labour Organization? Is it World Health Organization? Or is it World Trade Organization? तो यहाँ पे बात हो रही है कॉन्सेप्ट की, जो कि है लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड बैरियर्स को वाइप आउट कर देते हैं. We break the trade barriers, we liberalize our market, we make our economy an open economy जहाँ से goods बाहर जा सकते हैं और आ भी सकते हैं. सो हम लोग import export को enable करते हैं through the process of liberalization, कि हम लोग liberal policies लेके आएंगे ताकि अगर हमारे कंट्री में MNCs आना चाहें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंपनी में कंट्री में इन्फ्लो होना चाहे तो इट कैन बी डन. सो दैट मीन्स वी बिकम अ फ्रेंडली नेशन. सो वी फॉलो लिबरल पॉलिसीज़. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि जब तक आप लिबरल पॉलिसी नहीं फॉलो करोगे तो आप एक क्लोज्ड इकोनॉमी रहोगे एंड आपकी अर्निंग कैपेसिटी मिनिमम रहेगी. बट जैसे ही आप लिबरलाइज कर दोगे अपनी इकोनॉमी को तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी, आपके प्रोडक्शन के लिए एक ह्यूज मार्केट अवेलेबल हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हियर इज़ द करेक्ट आंसर. एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चैप्टर हमें अलग से पढ़ाता भी है. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट important organizations we need to know about when we talk about globalization and foreign trade. Now we come to question 2. Removing barriers or restrictions set by the government is known as globalization, nationalism, privatization or liberalization. तो अगर आपने मेरे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया होगा, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड लिबरल मतलब थोड़ा सा लिबर्टी दे देना. तो हम लोग बैरियर्स को रिमूव कर रहे हैं. चैप्टर एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था, मान लो इंडिया इंपोर्ट कर रही है स्टील चाइना से. ठीक है, इंडिया एंड चाइना आर टू मार्केट्स दैट आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टील. बट उसके बाद भी इंडिया की क्वालिटी सपोज अच्छी नहीं है और चाइना से उन्हें इंपोर्ट करना है. अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि चाइना पे इंपोर्ट बैरियर लगा देती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है. तो इससे क्या होता है कि पहले अगर स्टील 300 रुपीज़ में इंडिया में आ रहा होगा तो अब इंपोर्ट ड्यूटी जितनी भी परसेंट पे लगे तो उतनी प्राइस यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी. तो अब क्या होगा, लोकल मार्केट की जो स्टील है वो शायद इनएक्सपेंसिव हो जाए. तो पीपल विल नॉट वांट टू बाई फ्रॉम चाइना और ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट बाई फ्रॉम चाइना. ये गवर्नमेंट तब करती है जब इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कोई हर्ट कर रहा हो या फिर इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज डाई आउट कर रही हो. तो इन केसेस में थोड़े से पॉलिसीज़ रहती हैं गवर्नमेंट के पास कि इट कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन मार्केट. लेकिन जब ये बैरियर्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं और एक फ्री ट्रेड के लिए अलाउ करते हैं और उसके लिए वाउच करते हैं, देन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन क्या है कि हम लोग किसी भी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट हैंड्स में दे दिया. नेशनलिज्म इज़ अ फीलिंग ऑफ patriotism towards your country or a feeling of being a part of a nation that you are born to, right? And globalization is something whereby we are integrating two different markets in terms of culture, economy, etc. So it is making the world a smaller place. लेकिन जब barriers और restrictions remove करते हैं तो उस process को liberalization कहते हैं. Now we will move to question 3. Which one of the following refers to investment? So what do you understand by the meaning investment? If I say that India has received a lot of FDI this year,
That means foreign direct investment. So what basically is this investment? It is the money that is spent on religious ceremonies, it is the money that is spent on social customs, it is the money spent to buy assets such as land, or it is the money spent on household goods. So it is going to be definitely C. Investment is something जो कि आपने कर दिया and कल को you have a chance of earning profit from there. और ये क्या है? मनी दैट यूर स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड गुड्स इज बेसिकली कंजम्पशन. आप इसे कंज्यूम कर ले रहे हो. ये हाउस होल्ड गुड्स से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होनी है, आपकी कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं इंक्रीज होनी है. दिस इज़ ऑल योर एक्सपेंडिचर. बट अगर आपने कोई एसेट ले लिया जैसे कि लैंड, तो टुमारो यू विल बी इन द पोजिशन टू मेक अ होम आउट ऑफ इट. तो वो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो गई. कोई ज्वेलरी ले ली, कल को आपको बेचना है, यू कैन सेल इट. सो दैट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट दैट वी मेक. स्टॉक मार्केट, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग. इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर प्रॉफिट्स और योर सैलरी or your savings into the stock market, so that is your investment in the form of shares. So basically anything that has the capacity to earn a profit for you or enlarge your income or your capacity to earn something, that is known as an investment. Now we will move to question 4. Which of the following is a barrier on foreign trade? Tax on import, quality control, sales tax or tax on local trade. So it is going to be a tax on import, जिसे हम import duty भी कहते हैं. It makes the imported goods very much expensive compared to the local good. Special economic zones are being set up to attract foreign tourists, फॉरेन गुड्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पॉलिसीज़. तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये किसी पर्सपेक्टिव के लिए सेटअप किए जाते हैं. कुछ एरियाज़ हैं जिसे गवर्नमेंट SEZ डिक्लेयर कर देती है और यहाँ पे पॉलिसीज़ ऐसी रहती हैं जो कि फेवर करती हैं इन्वेस्टमेंट को. इसे थोड़ा सा ट्रेड हब या फिर कोई एक डेवलपमेंट हब की तरह डेवलप करने का इरादा रहता है. सो बेसिकली दे ट्राई टू इन्वाइट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस एरिया सो दैट दिस जोन्स कैन डेवलप एंड बिकम इकोनॉमिक हब्स. Now we will come to question 6. Entry of multinational corporations in a domestic market may be harmful for all large-scale producers, all domestic producers, all substandard domestic producers or all small scale producers. So it can definitely be D also, but definitely C will be more correct here कि किसी ने भी अगर quality goods नहीं provide कर रहे हैं या फिर if they are not able to meet the competition requirements, तो they will be wiped out of the market. लेकिन MNCs के आने से सारे लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, सारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि MNCs के आने से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, टेक्नोलॉजी भी, न्यू टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी हमें मिलती है, न्यू टेक आती है, राइट. सो इट ऑल्सो गार्नर्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. बट अगर कोई भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी इशू और उनकी प्रोडक्शन वाइप आउट हो सकती है, क्योंकि अब कस्टमर्स के पास और भी ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल हो जाते हैं. Now we will move to question 7. Ford Motors set up its first plant in India at Kolkata, Mumbai, Chennai or Delhi. It is a fact-based question and the correct answer is Chennai. So please remember this. Now we move to question 8. Which of the following industries have been hard hit by foreign competition? Dairy products, leather industry, cloth industry or vehicle industry? So it is dairy products that is going to be the answer. Apart from that, और भी बहुत सारी industries हैं जहाँ पे foreign competition देखने को मिलता है, but here the correct answer is dairy. That is the milk sector, cheese, butter, etc. In which year did the government decide to remove barriers on foreign trade and investment in India? Very very simple. Chapter explanation में मैंने आपको इसकी history भी बताई थी. Is it 1993, 1992, 1991 or 1990? सो इट इज़ बेसिकली 1991. यहाँ पे आपके आ गए थे LPG रिफॉर्म्स विच आर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सो दिस आर योर LPG रिफॉर्म्स जहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पे हम लोग अब ओपन कर देंगे. इसके पहले हमने थोड़ा सा अपने मार्केट को क्लोज रखा था बिकॉज पोस्ट पार्टीशन आर इंडियन इकोनॉमी वॉज डिवास्टेटेड. तो फॉरेन प्रोडक्ट से हमारे
प्रोड्यूसर्स compete नहीं कर सकते थे। अगर हम लोग ये प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते तो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज डाई आउट हो जाती। लेकिन जब हमें एक बीओपी क्राइसिस हुई थी, मतलब जब हम लोग की इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक्सपोर्ट अर्निंग्स बहुत कम हो गई थी, तो हमने फिर अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया सो दैट वी कुड अवेल ऑफ लोन फैसिलिटी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड IMF. Now we come to question 10. MNCs keep in mind certain factors before setting up production. Identify the incorrect option. तो इनमें से कौन सी वो कंसिडर नहीं करती है? अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, proximity to markets, presence of a large number of local competitors, favorable government policies. तो it is very very simple. फर्स्ट वाली ऑप्शन ऑब्वियसली कंसिडर करेंगी, लेबर रहेगा तभी आएंगी। कॉल सेंटर्स यहाँ पे क्यों सेटअप करते हैं? इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, चीप लेबर है इंडिया में। क्यों रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं चाइना में? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज ईजी। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोड्यूस कर लेंगे लेकिन बेचने के लिए मार्केट भी तो चाहिए। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे रहना विल बी वेरी मच ईजियर टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। कोई भी कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाना चाहता। यू विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर समथिंग जहाँ पे आपके पास बहुत लीस्ट कॉम्पिटिशन हो। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट क्राइटेरिया है। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ एन इनकरेक्ट ऑप्शन। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वाई नॉट? जहाँ पे आपको कम टैक्स देना पड़े, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वाइट कर रही हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट आपको फेवरेबल कंडीशंस दे रही है कि आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, आपकी प्रोसेसिंग ईजी कर दे रही है, आपके पेपर वर्क को रिड्यूस कर दे रही है। सो दिस आर सर्टेन थिंग्स दैट विल एक्चुअली lure the foreign players to your market. Now we will come to the long answer questions. Question 1. What do you understand by globalization? Explain in your own words. तो यहाँ पे आपको अपने शब्दों में लिखना है, तो you can always write it is defined as the integration, क्योंकि world integrate हो जाता है between countries by inviting foreign trade or by exchange of foreign trade and foreign investments by multinational corporations. Apart from economic terms, globalization also involves intermingling of culture, people, etc. So you can mention this dimension as well. Increase in foreign trade, people are able to go for higher studies from one place to another, तो लोग माइग्रेट करते हैं, इमिग्रेंट्स, एमिग्रेंट्स। कैपिटल फिनेंस एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जाता है। लॉट ऑफ MNCs आर एबल टू सेट अप हियर, लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज आर एबल टू गो आउटसाइड एंड सेटल देमसेल्व्स। Private and public investments come from foreign countries. These are all part of globalization. लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं देखते हैं ग्लोबलाइजेशन को, इट हैज़ डिफरेंट कोनोटेशंस एज वेल, तो यू कैन मेंशन ऑफ दैट. Now we move to question 2. What was the reason for putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? Indian government ने पहले barriers क्यों लगाई foreign trade पे, और why did it not allow for foreign investment from outside? एंड धीरे धीरे इसने ये बैरियर्स को क्यों रिमूव किया इस कंट्री ने? सो देखिए, मेन रीज़न वॉज कि ये अपने स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सके। जैसा कि आपने ब्रिटिश टाइम में देखा था, ड्यूरिंग द एज ऑफ कोलोनियलिज्म, ब्रिटिश हैड स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आवर कंट्रीज एंड सेंडिंग अस फिनिश्ड गुड्स एट हाई प्राइसेस। तो हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल वाइप आउट हो गई थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल वाइप आउट हो गई थी। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर फॉरेन ट्रेड को इनेबल कर देते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस चीपर कॉस्ट पे फॉरेन प्रोडक्ट्स हमें इंडियन मार्केट्स में मिल जाती हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ इट्स ओन प्रोड्यूसर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स, सो दैट इज़ वाई टू सेव देम फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन एंड टू गिव देम दैट एक्स्ट्रा ग्रोथ इन द वेरी बिगनिंग, वी वर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड, ताकि हमारी खुद की कंट्री में खुद के ही ऑप्शंस दिखे और वही बिके। बट लेटर इट वॉज एक्सेप्टेड कि गवर्नमेंट को ये समझ आ गया कि अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट या तो आउट ऑफ कंपटीशन चले जा रहे हैं या तो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को रिड्यूस कर दे रहे हैं, और वी आर सेलिंग एट अ वेरी हाई प्राइस. So they understood that in order to secure the interest of the consumers or to give them better choices, we have to increase the quality of products or improve the quality of products, and we have to also increase the trade so that our income opportunities increase. And that is why हमने ये decide किया कि barriers को remove करेंगे, एक open economy की तरफ move करेंगे. Then we come to question 3. How would flexibility in labor laws help companies? So let's see. Flexibility in labor law helps companies because it helps
टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपके पास बहुत सारे लेबर लॉज रहेंगे तो बहुत सारी कंपनीज कतराएंगी यहाँ आने के लिए, बिकॉज दे विल फील कि दे हैव टू डू अ लॉट फॉर द वर्कर्स फ्रॉम दिस नेशन। बट अभी क्या है, अभी आपके पास अगर लेबर लॉज इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो दे कैन हायर चीप लेबर, दे कैन हायर पीपल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उनको कोई प्रोजेक्ट करना है, दे कैन हायर पीपल फ्रॉम द विलेजेस एंड दे कैन गेट इट डन. So it proves to be cost effective for the foreign companies. But what does it do for the labor? Definitely it leads to their exploitation. So labor laws होने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा अगर rigid हो तो फिर foreign investments आपके कम हो सकते हैं, because people will not be willing to come and invest in your country if your laws are not flexible. ये कंपनी इसलिए लेबर लॉज को फीजिबल देखना चाहती है या फ्लेक्सिबल देखना चाहती है बिकॉज इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर देम. बट आज अगर गवर्नमेंट कह देती है कि 250 रुपीज़ पर डे आपको मिनिमम वेज पे करना होगा, सो राइट नाउ इफ दे आर गेटिंग एट 150, देन 100 रुपीज़ कॉस्ट इनके लिए इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम वेजेस लॉ फॉर एग्जाम्पल. सो दैट इज़ वाई लेबर लॉज अगर रिड्यूस होंगे तो उतनी ही आपकी प्रॉफिट बढ़ने की चांसेस रहती है. लेकिन उसके बाद भी फॉरेन कंपनीज लेबर लॉज को फ्लेक्सिबल करना चाहती है व्हेन दे फील दैट देयर आर अ लॉट ऑफ लेबर लॉज. कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. गवर्नमेंट अगर नहीं फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है तो फॉरेन कंपनीज अपनी प्रॉफिट्स को गार्नर नहीं कर पाएंगी और वो लोग फिर इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर सकती हैं. सो क्वेश्चन 4 नाउ, व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच MNCs आर सेटअप और दे कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज. तो हमने देखा था, एक तो या तो ये लोग टेक ओवर कर लेते हैं लोकल कंपनीज़ को, या तो जॉइंट वेंचर फॉर्मेट में सेटअप हो जाते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं, या तो मर्जर एंड एक्विजिशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं एंड पूरा का पूरा मार्केट ही ये लोग खरीद लेते हैं, राइट, एट अ गुड कॉस्ट. सो दे इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी क्योंकि इनके पास परचेजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती है. इन्वेस्टमेंट्स ये लोग कई ज़्यादा हद तक कर सकते हैं. दे ऑल्सो सेटअप इन्वेस्टमेंट क्लोज टू द मार्केट सो दैट दे गेट चीपर लेबर और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम हो जाए और उनकी प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाए. सो दिस आर सम वेज इन विच इट ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट सर्टन काइंड ऑफ सेटअप्स इन दी अदर नेशंस. They also buy local companies, that is merger and acquisition. The other way is by placing orders for production. जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेक्सटाइल वगैरह के लिए ये लोग जीन्स एट्सेट्रा यहाँ पे बनवा लेती हैं, क्रिकेट बैट्स वगैरह लुधियाना ये सब में बना लेती हैं एंड उसके बाद ये लोग ब्रांडिंग कर लेती हैं अपनी. सो लोकल प्रोड्यूसर्स को एम्प्लॉयमेंट दे दिया और उसके बाद जा करके अपने कंट्री से दे कैन प्लेस द प्रोडक्ट्स आफ्टर द ब्रांडिंग एंड देन दे कैन सेल इट एवरीवेयर. दे हेल्प प्रोडक्शन यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड हैवी मशीनरी और इससे इनका वर्क एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो जाता है. सो दिस आर सम वेज इन विच MNCs दे ट्राई टू कंट्रोल प्रोडक्शन और सेटअप प्रोडक्शन इन डिफरेंट नेशंस. नाउ वी कम टू क्वेश्चन 5. Why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? ये जो developed countries हैं जो काफ़ी हद तक developed है, ये लोग क्यों चाहती है ऐसा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दे या फिर अपने ट्रेड को लिबरलाइज कर दे. एंड व्हाट डू यू थिंक डेवलपिंग कंट्रीज़ वांट टू डिमांड इन रिटर्न? तो जब हम लोग WTO की बात करते हैं तो WTO का एम है फॉर फ्री ट्रेड. अगर कोई भी WTO का मेंबर अननेसेसरी बैरियर्स टू ट्रेड लगाते हैं तो WTO कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम एंड कैन आस्क देम टू रिमूव दोज बैरियर्स. डेवलप्ड कंट्रीज़ क्यों ऐसा चाहती हैं, क्यों चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ लिबरलाइज कर दे सो दैट उनको एक बड़ा मार्केट मिले. दे ऑलरेडी हैव गुड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. अगर अब ट्रेड लिबरलाइज हो जाएगा तो वो लोग इस मार्केट को भी एंटर कर जाएंगे एंड वो लोग अपने मार्केट्स को एक्सपैंड कर सकते हैं एंड इससे उनकी प्रोडक्ट्स और प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो जाती है. लेबर कॉस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो रहता है वो कई ज़्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ दैट इन इंडिया. So it decreases the manufacturing cost for them and increases the profits for them. That is why they want them to liberalize their trade and investment so that they can enter new markets and expand their horizon. Also, setting up factories and industries in developed countries increases competition. इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज शुड आस्क फॉर अ फेयर रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्रीज. अब अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ इस चीज़ को काउंटर नहीं करें तो कई ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ के नेशन कंपनीज़ ही यहाँ पे आकर के रूल करेंगी. तो अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी ट्रेड बैरियर्स के लिए अलाउ
इनको होना चाहिए, which calls for a fair removal, so that if the domestic market is getting hurt, if their own citizens are losing out on income opportunities, then the developing countries can ask the developed countries to prohibit or they can restrict the developed countries from doing a lot of investment in a specific arena. Now we come to question 6. Impact of globalization has not been uniform. ये तो हमने बहुत अच्छे से चैप्टर में देखा था कि ग्लोबलाइजेशन सबको इक्वली बेनिफिट नहीं करती है. इट शेयर्स अनइक्वल बेनिफिट. जो लार्ज प्लेयर्स हैं, लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बेनिफिट कर देती हैं, बट जो लोकल ट्रेडर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. कस्टमर्स को बेनिफिट कर देती है बिकॉज वाइडर चॉइस अलाउ कर देती है कस्टमर्स को, राइट. सो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन नॉट यूनिफॉर्म. Developing countries are only a source of setting industries and getting cheaper labor, and entire profits are being accumulated by developed countries. लेकिन developing countries ज़्यादा develop नहीं कर पा रही on account of globalization, क्योंकि यहाँ पे already developed countries which are at a much better financial capacity are present in the market, and फिर ये लोग compete नहीं कर पाती है. तो जो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज होती हैं डेवलपिंग नेशंस में, वो कंटिन्यूस चैलेंजेस फेस करती है फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज. So I think if you do the chapter, if you're facing any issue, you will be able to solve all of that. So अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत हो रही है, please go and have a look at the chapter explanation as well. Now we come to 7. How has liberalization of trade and investment policies helped the globalization process? तो it is same like visa. अगर आपको कहीं के लिए ईजी वीज़ा हो जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे टूरिस्ट इंक्रीज़ हो जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे. बट अगर कहीं के लिए एंट्री बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है या वीज़ा सप्लाई इज़ वेरी वेरी कम्बरसम, जहाँ पे वीज़ा नहीं है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक्सचेंज बिटवीन द टू कंट्रीज़ नेपाल एंड इंडिया, बहुत ज़्यादा लोग आपको आते जाते देखने को मिलेंगे. बट अब जहाँ पे वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको मुश्किलें होंगी. सिमिलर अगर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में बैरियर्स रहेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा. ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस पे हम लोग इतना बिलीव नहीं कर पाएंगे. बट वही अगर हम लोग मार्केट्स को ओपन कर देंगे तो इंटरमिंगलिंग और ईजी हो जाएगी. So it helps the globalization process because it helps in removal of barriers. It makes foreign trade and investment easier. Buyers के लिए choice expand हो जाती है because now they have products that are coming from outside market as well as from the domestic companies. For example, cosmetics. आज आपको कई सारे फॉरेन ब्रांड मिलेंगे, आपको इंडियन ब्रांड्स मिलेंगे. सो आपके पास कई सारी चॉइसेस है. यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू वट एवर बजट यू हैव फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. Competition among traders has resulted in cheaper price of products. Liberalization has spread globalization as the decision-making power of export and import now lies with the businessman themselves. So it is very very simple. You can write these answers in your own words. Coming to question 8. How does foreign trade lead to integration of markets across countries? Explain with an example. तो फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट कर देता है मार्केट्स को, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को न्यू मार्केट्स मिल जाते हैं, वो लोग एक्सपोर्ट करने लग जाते हैं अपने गुड्स टू न्यू मार्केट्स. अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है नॉट जस्ट टू द सेलर बट ऑल्सो टू बायर्स बिकॉज वी कैन नाउ हैव एम्पल ऑप्शंस. हम लोग को एक चीज़ खरीदने जाना है, वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द लोकल कंपनीज ओनली. वी ऑल्सो हैव अ ग्रेटर चॉइस बिकॉज देर आर अदर प्रोडक्ट्स दैट आर देयर इन द मार्केट. द प्राइस ऑफ द गुड्स हैव ऑल्सो डिक्रीज्ड बिकॉज क्वालिटी मेंटेन करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन करनी होती है. बिकॉज अगर आप नहीं दोगे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली समबडी एल्स विल. तो इसीलिए आपको और ज़्यादा इफेक्टिवली प्रोड्यूस करना होता है चीज़ को. Producers from different countries are able to compete not just with the competitors in their own country but across the world. तो आपको वर्ल्ड के हिसाब से भी एक्सटैंडिंग मिल जाती है. Indian market today is flooded with goods not only from India but everywhere. So I've given you an example of the cosmetics market as well. Now we will move to question 9. Globalization will continue in the future. Can you imagine globalization का क्या impact रहेगा moving 20 years from now? And please give reasons. So definitely globalization एक ऐसा phenomenon है जो कि reverse नहीं होने वाला है. It can only be reduced but it cannot be avoided. The world has become a smaller place. Transport and communication services develop हो गई हैं. अब कई ज़्यादा लोग आपको बाहर काम करते हुए देखे मिलेंगे.
They are going abroad for studies, income, etc. Lot of Indian companies are making a niche abroad. A lot of foreign companies are coming here. 20 years from now, because of this process of globalization, प्रोडक्शन और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, कंपटीशन डबल हो जाएगा, एडवांसमेंट जो हो रही है किसी भी फील्ड में वो दिखेगी, एंड क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ गुड्स विल ऑल्सो इंक्रीज एंड इम्प्रूव. स्मॉल इंडस्ट्रीज और ऑन्टरप्रनोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि अभी भी हम लोग देखते हैं एक स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो गया है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल नो हाउ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है. और इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर करके छोटे छोटे प्लेयर्स भी मार्केट में आ रहे हैं. सो दिस आर सम थिंग्स दैट वी विल सी इन मोर सिस्टमैटिक मैनर here say 20 years from now, or from here 20 years, right, beyond 20 years from here. Now we come to question 10. Suppose you find two people arguing. One is saying globalization has hurt our country's development. तो एक कह रहा है कि भाई ग्लोबलाइजेशन से सब कुछ बुरा हुआ है, इसे बंद करो, हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर पा रही क्योंकि ग्लोबल प्रोडक्ट्स इतने हैं, ग्लोबल सर्विसेज इतनी ज़्यादा हैं. दूसरा बच्चा कहता है कि ग्लोबलाइजेशन से इंडिया डेवलप हो रही है क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही है. तो आप क्या रिस्पॉन्ड करोगे? तो जब भी आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलता है, प्लीज़ डोंट से अ येस और नो, प्लीज़ से दैट बोथ हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. आंसर लाइक एन इन्फॉर्म्ड स्टूडेंट, कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपको दोनों तरफ की कहानी बताई गई है, सो यू विल टेक अ बैलेंस्ड अप्रोच, कि ना कि ये ऑल इन ऑल गुड है. सो हमें इक्विटेबल ग्लोबलाइजेशन की तरफ मूव करना चाहिए जहाँ पे बेनिफिट्स आर शेयर्ड बाय एवरीबडी, बट ना ही ये ऑल इन ऑल बैड है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से ग्लोबलाइजेशन को बंद कर दें तो एक तरह की मोनोपोली हो जाएगी बिटवीन द नेशंस. कस्टमर्स को कम प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस मिलेंगे. Also, producers might start increasing the cost and nobody can do anything about it because competition reduce हो जाता है. So it has its advantages and disadvantages, that is pros and cons. The advantages are improved trade opportunities, increase in number of employment, or increase in the employment or number of employed people because of development of industries. Profitability increase हो जाती है producers की. इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो इकोनॉमी बूस्टअप हो जाती है. लोगों को गुड्स मिल जाती हैं एट चीपर प्राइसेस. दिस आर एडवांटेजेस. लेकिन ऑन दी अदर हैंड डिसएडवांटेजेस ये होती हैं कि कभी कभी लोकल मार्केट्स को ये लोग अब्जॉर्ब कर लेती हैं. लोकल पीपल एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकल आते हैं. रिच लोग और रिचर होते जाते हैं और पुअर लोग और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू compete with the foreign based products. So income inequality heighten हो जाती है. So this kind of things happen as a disadvantage to the globalization. So in the end you can write, having noted both the above, we must ensure that the benefits of globalization are shared by all. Globalization is not good or bad in itself. How we try and integrate it or make it to our use, that is what counts ultimately in the end, and that is what will derive the results of it. So in that way you can conclude. With that, we have done all the important topics that are there in this chapter. I hope you have understood it perfectly. If you have any doubt, please feel free to reach out to me. I will definitely take care of it. And thank you so much for staying connected. All the very best. I will see you soon, whenever that may be. Till then, bye bye, take care. And if you have any queries, please put it in the comment section. Bye.